चलिए आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश लाइट। उसमें भी हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है? जैसे कि इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जब प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह पर आपतित होती है, जब प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह पर आपतित होती है तो वह चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे हम परावर्तन कहते हैं। आ रही है आवाज? तो देखिए, जैसे मान लो ये कोई चमकदार सतह है, ठीक है। इस चमकदार सतह पर मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो ये क्या करेगी? ये टकराकर चमकदार सतह से उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसको हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसको हम अभिलंब बोलते हैं। जहां से ये टकरा कर जाती है इसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, ये इसको हम बोल रहे हैं आपतित किरण, इसको बोल रहे हैं आपतित किरण। ठीक है, ये वाली जो है। और ये जो रिफ्लेक्ट हुई है इसको हम बोल रहे हैं टकराने के बाद इसको परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण बोलते हैं। इसको हम अभिलंब कहेंगे, अभिलंब। और देखिए, अभिलंब के साथ में जो आपतित किरण जो कोण बनाती है उसको हम बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं इसको, इसको आई बोलते हैं। ठीक है, और जो परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, ये वाला, इसको हम ना आर बोलते हैं। ये वाला, इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई का मतलब है आपतन कोण। क्या है आई का मतलब? आई का मतलब है आपतन कोण। ठीक है, और आर का क्या मतलब है? आर का मतलब है परावर्तन कोण। ठीक है, तो समझ में आया ये? तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण आई बोलते हैं। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम परावर्तन कोण आर बोलते हैं। ठीक, क्लियर? ठीक है, अब ये एक ही माध्यम होता है, जिस माध्यम से आती है किरण उसी माध्यम में रिटर्न हो जाती है। जैसे वायु से ही आई थी चल के, और टकराने के बाद वो चमकदार सतह से वो वायु में ही वापस चली जाती है। इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आगे क्या है, आगे देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन में उसका वेग, वेलोसिटी, उसका वेग, उसकी फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति तथा वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, तीनों अपरिवर्तित रहती हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन में उसका वेग, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य तीनों कैसी होती हैं? अपरिवर्तित होती हैं, मतलब कि नो चेंज, परिवर्तित नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखिए वही लिखा है आपतन कोण आई के बारे में लिखा है, जो कि हम अभी देख चुके हैं। तो आपतन कोण आई क्या होता है? आप आप आपतित किरण, ये सुधार लेना, ठीक कर लेना। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण आई कहते हैं। उसी प्रकार अगली डेफिनेशन है परावर्तन कोण आर की, स्मॉल आर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है?
परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। अब परावर्तन के नियम है आगे, परावर्तन के नियम भी देख लेते हैं। तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अच्छा ये तो हो गया, एक मिनट ये पढ़ना है, परावर्तन के नियम। तो उसमें पहला नियम है परावर्तन का कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है हमेशा। तो इसका ये मतलब हो गया कि जैसे ये किरण आई थी, ठीक है, एक मिनट, जैसे ये या विलंब है, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये जो आई आई था ये हमेशा किसके इक्वल होता है? आर के बराबर होता है। तो हमेशा याद रखना है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात आई बराबर के होता है, आई बराबर होता है आर, जितना आई होगा उतना ही आर होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तथा अभिलंब सभी एक ही तल में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो सबके सब एक ही तल में मौजूद होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब। ठीक है, एक ही तल में होते हैं मौजूद। तो ये दो नियम थे परावर्तन के। परावर्तन तभी होगा जब ये दोनों नियम लागू होंगे। ठीक है, उसको परावर्तन तभी कहेंगे जब ये दोनों नियम लागू होंगे। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक है दर्पण। ठीक है, मिरर। दर्पण में देख लेते हैं दर्पण क्या होता है। तो दर्पण तो आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, दर्पण वह युक्ति है जिसकी सहायता से किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो दर्पण से क्या करते हैं? वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब दर्पण कई प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो दर्पण के प्रकार है, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण और तीसरा होता है परवलयाकार दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयाकार दर्पण। उसमें भी हम सबसे पहले समतल दर्पण को देख लेते हैं। सबसे ज्यादा पहले नंबर समतल दर्पण देख लेते हैं। तो वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। मतलब जो रिफ्लेक्ट करती है वो वाली सतह कैसी होती है? समतल होती है, उसको हम बोलते हैं समतल दर्पण। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, वो भी देख लेते हैं। तो इसकी मुख्य रूप से 3 विशेषताएं नीचे लिखी हैं। तो ये लगभग 6-7 विशेषताएं हैं, उनको देख लेते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो समतल दर्पण की जो पहली विशेषता है वो ये है कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब एक तो सीधा बनेगा, आभासी होगा, वह वस्तु के आकार का और दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनेगा? सीधा, आभासी, वस्तु के आकार का और दर्पण के पीछे। आपने देखा ही होगा समतल दर्पण में, है ना। इसके बाद दूसरा क्या है विशेषता? तो दूसरी विशेषता है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्व व्युत्क्रमण दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि आप जब उसके सामने खड़े होते हैं समतल दर्पण के, तो लेफ्ट पोर्शन आपको राइट दिखता है और राइट पोर्शन लेफ्ट दिखता है। इसको हम बोलते हैं पार्श्व व्युत्क्रमण। ठीक है,
क्लियर। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरी विशेषता है कि यदि किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने d दूरी पर रखा जाता है तो जो उसका प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे d दूरी पर बनता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो ये हमारा समतल दर्पण है, ठीक है। अब समतल दर्पण से हमने यहाँ पर d दूरी पर, मान लीजिए d दूरी पर कोई वस्तु रख दी है, यहाँ पर ये वस्तु है, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे d दूरी पर ही बनेगा। तो यहाँ पर ये जो d दूरी पर जो है इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु है। हमेशा ध्यान रखना समतल दर्पण पर क्या होगा, अगर d दूरी पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे d ही दूरी पर बनेगा। तो जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उतनी दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनेगा उसका। क्लियर है। चलिए 3 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति अपनी संपूर्ण लंबाई को दर्पण में देखना चाहे तो उसे अपनी लंबाई ऊंचाई का आधा दर्पण उपयोग लाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है समतल दर्पण पर पूरी लंबाई देखना चाहता है अपनी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी ऊंचाई का आधा दर्पण जो है उपयोग करना होगा, तब जाके वो उसकी संपूर्ण लंबाई को देख पाएगा। अर्थात दर्पण की ऊंचाई बराबर 1/2 व्यक्ति की ऊंचाई, ठीक है। या इसी को हम बोल सकते हैं दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि नेक्स्ट पॉइंट है कोई व्यक्ति कमरे के बीचों बीच खड़ा हो, यदि वह अपने पीछे की दीवार की संपूर्ण ऊंचाई को देखना चाहता है तो सामने वाली दीवार पर लगाए जाने वाले दर्पण की ऊंचाई होगी। अगर कोई व्यक्ति है और वो कमरे के बीचों बीच में खड़ा है, यदि वो चाहता है कि अपने जो पीछे की जो दीवार है उसकी पूरी ऊंचाई देखना चाहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सामने वाली दीवार पर जो दर्पण की ऊंचाई रखनी पड़ेगी वो कितनी रखनी पड़ेगी, एक जो दीवार की ऊंचाई है उसका 1/3 रखनी होगी। कितनी तो फॉर्मूला है, इससे भी आप निकाल सकते हैं, दर्पण की ऊंचाई बराबर 1/3 पीछे के दीवार की ऊंचाई। मतलब जो पीछे की दीवार की हाइट जितनी होगी उसका 1/3 दर्पण की ऊंचाई रखना पड़ेगी। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट विशेषता, यदि यदि दो दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हुए रखे जाएं तथा यदि दोनों के मध्य किसी स्थान पर वस्तु को रख दिया जाए तो प्राप्त होने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। अब इसको भी देख लेते हैं। यदि दो दर्पण हैं, मान लीजिए ये दो दर्पण हैं और थीटा कोण से बनाते हुए हमने रख दिए हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हमने क्या रख दिया, वस्तु रख दी है, ठीक है। ठीक है, तो इसकी कितने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी ये देखना है। तो इसके लिए आप एक फार्मूला होता है प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए, वो आपको याद रखना है। वो होता है n, प्रतिबिंबों की संख्या को हम n से डिनोट कर रहे हैं, n बराबर 360/थीटा, ठीक है, 360/थीटा। तो देखिए जब हम यहाँ थीटा की वैल्यू रखते हैं, जितना भी कोण से रखा है तो वो इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए 360 को हमने डिवाइड किया थीटा से, ठीक है। तो
थीटा से डिवाइड करने पर हमको सम संख्या आई, मान लीजिए कोई सम संख्या आई, तब हम क्या करते हैं, उसमें से एक घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? 1 माइनस कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद सम आता है तो एक माइनस कर देते हैं, वही हमारे प्रतिबिंबों की संख्या हो जाती है। उसी प्रकार अगर इसमें 360 में थीटा का जब भाग लेते हैं, तो अगर हमारे पास विषम संख्या आती है, क्या आती है? विषम। सम विषम तो समझते हो। तो विषम संख्या आती है तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें घटाते कुछ नहीं है, जो आती है वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, वही क्या हो जाता है हमारा, वही आंसर हो जाता है। हैं? क्या? नहीं नहीं नहीं, एक ही घटाते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। हाँ, ध्यान रखना, सम होगा तो एक कम कर देंगे, और विषम होगा तो वही रहेगा। ठीक है, एक 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 न्यूमेरिकल हम करवा देते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है, वही लिखा है। ठीक है, ये लिखा है 360 अपॉन थीटा बराबर सम आता है तो उसमें से एक घटाते हैं, और अगर विषम आता है तो क्या करते हैं, उत्तर वही रहता है जो आएगा। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल है, दो समतल दर्पणों को एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर रखा जाए तथा दोनों के मध्य किसी वस्तु को रख दिया जाए तो वस्तु से प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब की संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने फॉर्मूला लगाया, एन बराबर 360, एन बराबर 360 अपॉन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 60 डिग्री। तो 60 से इसको डिवाइड किया तो कट जाएगा, तो 6×6 = 36। एन बराबर प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ गई? 6 आ गई। लेकिन 6 क्या है? सम है, सम संख्या है, इसलिए क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, तो फाइनली जो है प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर सम की जगह मान लीजिए 5 आ जाता है एन बराबर, तो फिर आंसर भी 5 ही रह जाता। ठीक है, विषम में से फिर कुछ माइनस नहीं करना। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे हमारा अगला टॉपिक है समतल दर्पण में विचलन। समतल दर्पण में विचलन। तो देखिए समतल दर्पण में विचलन को हम ना डेल्टा से शो करते हैं, ये डेल्टा है। ठीक है, डेल्टा। तो समतल दर्पण में विचलन का सूत्र होता है डेल्टा बराबर 180 180 डिग्री माइनस 2i। क्या होता है? डेल्टा इक्वल 180 -2i। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। अच्छा, ये विचलन विचलन क्या होता है? तो समतल दर्पण में विचलन को थोड़ा सा समझते हैं। चलिए, तो इसमें क्या लिखा है? देखिए विचलन जो होता है, जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया था आपको, परावर्तन बताया था। जैसे ये मान लीजिए, तो ये आपतित किरण थी, ये उसका विलंब था, और ये परावर्तित किरण थी। ठीक है, इसको हम आई बोल रहे थे और इसको आर बोल रहे थे। ठीक है, ये आई था और ये आर था। ठीक है, तो इसको अगर ये मान लीजिए, ये जो किरण थी आपतित किरण, ये अगर रिफ्लेक्ट नहीं होती तो ये कुछ यहाँ पर आती, सीधी निकल जाती।
तो ये जो डिस्टेंस बन रहा है इसमें, ये जो गैप इतना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। ठीक है। अगर हम अगर ये सीधी निकल जाती तो ये जो कोण बनता है, ये देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण बनता है, ये टोटल कितना बनता है? 180 डिग्री का। कितने का बनता है? अब देखिए, हमने पढ़ा है कि परावर्तन होता है उसमें आई बराबर आर होता है। तो देखिए, हमको निकालना कितना है, ये जो ब्लू कलर में मैं बता रहा हूँ ना, डेल्टा, इतना निकालना है कोण। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको माइनस करना पड़ेगा, इतने को, ये इतने पोर्शन को माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आई जितना होता है उतना ही आर होता है। तो इसको आई और आर को हम दोनों को जोड़ दें, मतलब कि इस आर की जगह भी हम आई आई लिख सकते हैं। मान लीजिए ये आई है, तो इसको भी हम आर की जगह, तो दोनों तो बराबर होते हैं ना, इसको भी आई मान सकते हैं, आर को भी। तो दोनों को हम अगर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा। और अगर ये पूरे में से 180 में से हम 2i माइनस कर देंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा ना, डेल्टा। ये निकल आएगा हमारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले तो ये बताइए। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है? डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i। तो हमारा ये विचलन निकल के आ जाएगा, कितना विचलन हुआ है। पक्का समझ में आ गया? क्लियर। वेरी गुड। चलिए, तो ये भी हो गया। इससे रिलेटेड एक फैक्ट है, लिखा है दो समतल दर्पणों को परस्पर समांतर रखा जाए तथा उनके मध्य किसी स्थान पर वस्तु रखी जाए तो उसके क्या होंगे? अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, दो समतल दर्पण है, मान लीजिए ये दो समतल दर्पण है। ठीक है। और इनके बीचों बीच यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु रख दी हमने, तो इसके जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कितने होंगे? इसके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। क्या बनेंगे? दोनों तरफ अनंत, इन्फिनाइट। ठीक है, डेड डेड, अनंत प्रतिबिंब होंगे दोनों तरफ। क्लियर। ये भी आपको याद रखना है, जब बीचों बीच परस्पर समांतर रखा जाएगा वस्तु को, दो समतल दर्पणों के बीच में, तो प्रतिबिंब कितने होंगे? इनफिनाइट बनेंगे, अनंत बनेंगे दोनों तरफ। क्लियर। ये हमारा जो है दर्पण में, जो पहला वाला दर्पण था समतल दर्पण, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा हमको पढ़ना है गोलीय दर्पण। ठीक है। गोलीय दर्पण को देख लेते हैं। तो कांच के गोले के किसी हिस्से को काटकर प्राप्त भाग को किसी सतह पर जब पॉलिश कर दी जाती है तो उसे हम गोलीय दर्पण उससे हमें गोलीय दर्पण प्राप्त होता है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई कांच का गोला है, जैसे कांच का गोला है मान लीजिए। ठीक है। पहले क्या क्या होता है गोले में? तो ये केंद्र होता है गोले का। अब जो बीचों बीच में से एक लाइन इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। हम्म। अब ये इसको हम ना वक्रता केंद्र या बोलते हैं, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र। और यहाँ पर ये होता है उसका फोकस, ये एफ होता है, फोकस। ठीक है। और ये होता है उसका ध्रुव या पोल, पी से डिनोट करते हैं। तो इसको मान लीजिए हमने काटा, किसी सतह को काट देते हैं हम इसकी साइड से। मान लीजिए ये ए भी एक सतह है, इसको हम काट रहे हैं। ये काट दिया, ये यहाँ से यहाँ तक हमने काट दिया। ये ए हो गया।
और ये बी होगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। ठीक है, तो काट के जब हम एक सतह पर इसमें पॉलिश कर देते हैं तो हमें जो दर्पण प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। इस सतह पर मान लीजिए ये पॉलिश कर दी हमने, 1 मिनट, इस सतह पर हमने पॉलिश कर दी, तो ये इस प्रकार जो दर्पण प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे हम? गोलीय दर्पण। क्या बोलेंगे? समझ पा रहे हैं आप इसको? अब ये दो प्रकार से हो सकता है। अंदर वाली सतह पर कर देंगे तो अलग दर्पण बनेगा, बाहर करेंगे तो अलग। जैसे मान लीजिए, 1 मिनट, अगर मैं बता बोलूं कि इस टाइप से मान लीजिए हमने इसकी सतह पर कर दी, तो इसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण कहेंगे। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। और अगर इस टाइप से अंदर की तरफ पॉल करी, अंदर ही सतह पर, तो इसको बोलेंगे हम उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। तो उत्तल अवतल समझ में आ रहा है? ठीक है। ठीक है, तो ये लिखा है फोकस, लिखा है फोकस को देख लेते हैं, अभी देखा था हमने। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? फोकस या कैपिटल एफ कहते हैं। तथा ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है। ठीक है, अब इसमें क्या है? ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब मान लीजिए इस मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब यहाँ से ये समांतर हो गया। समांतर जो कोई आपतित किरण है, मतलब कि कोई किरणें आपतित हो रही हैं, मान लीजिए समांतर ये। ठीक है, मुख्य अक्ष के। ठीक है, तो इससे टकराने के बाद परावर्तन होगा इनमें। परावर्तन के बाद ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर कट कर दिया इन्होंने, तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? एफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एफ, फोकस बोलेंगे इस बिंदु को। तो मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण में जो किरणें आती हैं, और किरणें परावर्तन के बाद, मतलब टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती हैं। रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी या काटती हुई प्रतीत होंगी, उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल या एफ या फोकस कहते हैं। ठीक है, और ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? हमने पहले बता चुके हैं ये, जब वो डायग्राम बनाया था हमने कांच के गोले का, तब मैंने बताया था। पी मतलब वही पोल, ध्रुव। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या बोल रहे थे? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पी है यहाँ पर ये, तो ये पी, पी से लेकर एफ के बीच की दूरी, देख पा रहे हैं आप? ये वाली दूरी, पी से एफ तक की जो दूरी है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी एफ कह रहे हैं, स्मॉल एफ। ठीक है, फोकस को कैपिटल एफ और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब इसमें प्रतिबिंबों के प्रकार और देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक है प्रतिबिंब के प्रकार। तो दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। तो पहला देख लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो जब किसी
वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक दूसरे को काटती हैं, तो इस प्रकार प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है तथा इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आया। तो वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद में या अपवर्तन के बाद एक दूसरे को काटती हैं, तो हमें कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है, और इसे हम पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा है हमारा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? जब किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटती हैं, तो इस प्रकार प्राप्त प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है तथा इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वास्तविक को कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे।